हम जब आगे पढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है, उसका नाम होता है फ्रिंज विड्थ। अब ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ऑल्दो हम इसके बारे में डिटेल में आपको बाद में भी बताएंगे, बट फिलहाल एक बेसिक ऑर्डर में आप ये समझ सकते हो, फ्रिंज की जो थिकनेस होती है, किसी एक फ्रिंज की जो थिकनेस होती है उसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। एक्चुअल में फ्रिंज विड्थ ऐसा नहीं होता है। फिलहाल हम आपको बेसिकली इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा लगे, मतलब कुछ समझ में आना चालू करे। बट एक्चुअली क्या होता है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और दो कंसेक्यूटिव डार्क के सेपरेशन को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन, मतलब ये समझ लो एक फ्रिंज विड्थ है। ये दो डार्क के बीच में ये आ रहा है ना, ये रीजन है, दो डार्क के बीच में ये इतना रीजन आ रहा है, तो ये एक फ्रिंज विड्थ हो गया, ठीक है, फ्रिंज की विड्थ। और अगर मान लो, देखो बच्चे इसमें समझने की दो चीज़ें हैं एक्चुअली, एक तो लॉजिकल है, सुनो सही बच्चे, सुनो बताते हैं। एक तो लॉजिकल है और एक है हम जो आपको बता रहे हैं कि सिर्फ समझने के लिए। समझने के लिए इतना समझ लो, ये जो पट्टी दिख रही है ना, इसकी विड्थ को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, समझने के लिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो हमको आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा, वो हम आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए हम आपको इजीली समझाएंगे। बट फिलहाल ये समझ लेना, ये पट्टी की जो थिकनेस है इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें साथ साथ में इसलिए बोल दी कि कम से कम आप एज्यूम भी कर लो और एजम्पशन में आपको एजम्पशन कम से कम फील हो। बट एक्चुअल में जब हम आपको बताएं फ्रिंज विड्थ क्या होता है, तो आप उसको समझ भी जाना क्या होता है, एक्चुअल कहानी क्या होती है। जो हम एक्चुअली बता रहे हैं, पट्टी ऐसे बन रही है, डार्क पट्टी, ब्राइट पट्टी, ऐसी कहानी थोड़ी होती नहीं है, इससे थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट कहानी होती है। बट वो कहानी मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि चक्कर क्या है कि अभी आपके दिमाग में नैरेटिव ये इस चीज़ का बिल्डअप हो रखा है। अभी मैं आपको इसी से समझाना चाहता हूँ। जब मैं वो कहानी बताऊँगा तो आपके थोड़े कॉन्सेप्ट हिल से जाएंगे, समझो बच्चों। इसलिए मैं अभी आपके कॉन्सेप्ट फिलहाल हिलाना नहीं चाहता हूँ एकदम से, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है, समझ रहे हो। चलो आगे चालू करते हैं। तो फिलहाल आप ये मान के चल सकते हो, ये जो एक स्ट्रिप है इसकी साइज़ को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में दो ब्राइट और दो डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन फ्रिंज विड्थ कहलाता है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये फ्रिंज विड्थ दो ब्राइट दो डार्क क्या इक्वली रहेगा। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ फ्रिंजेस की विड्थ जो होती हैं इक्वली होती हैं। क्या होती हैं? इक्वली होती हैं। मतलब फिलहाल अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, मैं फिर से बोलूँ तो डार्क पट्टी जो है, काली पट्टी और वाइट पट्टी की जो साइज़ होती है, थिकनेस होती है, वो क्या होती है? सेम होती है। आपको ये बता रहे हैं बच्चे कि अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बोले तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, एक फ्रिंज होती है, जैसे इसकी थिकनेस को आप फ्रिंज विड्थ बोल सकते हो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हम फ्रिंज विड्थ के बारे में अभी आपको थोड़ी देर में ढंग से एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे भी। बट आपके दिमाग में अगर आपको परसेप्शन बिठाना है, थोड़ा समझना है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तो आप ये समझ सकते हो कि जो यहाँ ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है और जो डार्क फ्रिंज की विड्थ है वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। ये अनइक्वल नहीं होती है। दोनों की जितनी साइज़ ब्राइट फ्रिंज की होगी उतनी ही डार्क। शायद मैंने जो फिगर बनाई है उस केस में आपको थिकनेस ज़्यादा या कम लग रही हो, बट एक्चुअल में जो फ्रिंज थिकनेस होती है वो इसके सबकी क्या होती है? इक्वल होती है। समझो बच्चे, फ्रिंज विड्थ क्या होती है? इक्वल होती है। फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन या दो डार्क के बीच का सेपरेशन। जैसे मान लो अगर हम बात करें सेकंड ब्राइट की पोजीशन क्या होती है, सेकंड ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है? n lambda capital D up capital D. n lambda capital D by small d। सेकंड ब्राइट की पोजीशन क्या होगी? 2 lambda D by D। ब्राइट की बात करें बच्चों, फर्स्ट ब्राइट की क्या होगी? ये होगी। दोनों के बीच के सेपरेशन निकालेंगे जिसे हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। क्या आएगा? lambda D by D। चाहे आप दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन निकालो, चाहे दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन निकालो, चाहे आप दो ब्राइट के बीच का सेपरेशन निकालो, चाहे दो डार्क के बीच का सेपरेशन निकालो, फ्रिंज विड्थ दोनों जो होगी वो सेम आएगी। फ्रिंज विड्थ क्या आएगी? लैम्डा डी बाई डी। हमने तो आपको दो ब्राइट का, जैसे सेकंड ब्राइट की पोजीशन निकाली और फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन निकाली, इनके बीच का सेपरेशन निकाला, ये आया। तो लेमैन लैंग्वेज में, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ बच्चे, लेमैन लैंग्वेज में आप फ्रिंज विड्थ को ये समझ सकते हो, ये जो स्ट्रिप है इसकी चौड़ाई क्या होती है? फ्रिंज विड्थ। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट फिलहाल आप ये मान सकते हो, फिलहाल समझने के लिए आप ये मान सकते हो, ये जो पट्टी है ये कितनी चौड़ी है, इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फिलहाल आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इसकी क्या होती है? इसकी जो थिकनेस होती है इसे कहते हैं लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाई डी। अब सुनो बच्चे, हम कुछ क्वेश्चन देते हैं बच्चे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन चालू करते हैं।
और आपको बताते हैं। चलो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहले अगर हम एक वेवलेंथ 6000 नैनोमीटर यूज़ कर रहे थे तो हमें फ्रिंज विड्थ मिल रही थी इतनी। अब हम वेवलेंथ चेंज कर देते हैं तो कितनी फ्रिंज विड्थ मिलेगी। हमने ये नहीं कहा कि हमने सेटअप में कुछ चेंज किया है, हमने सिर्फ ये कहा है हमने चेंज किया है। तो क्या चेंज किया है? वेवलेंथ। अगर हमने सेटअप में कुछ चेंज नहीं किया है तो कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन है। फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करो, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ दो इक्वेशन बनाओ और उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। देखो बच्चे, मैं तो ये सेकंड ऑप्शन अपनाता हूँ जिसमें क्या होता है, पहले केस में फ्रिंज विड्थ क्या होगी? बीटा 1 बोल देता हूँ, लैम्डा 1 डी बाय स्मॉल डी। सेकेंड केस में फ्रिंज विड्थ क्या होगी? ये होगी। अब इसमें कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप छेड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है? वेवलेंथ। अब इसमें कई बच्चे समझते नहीं क्या है। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन का मायना ये है कि अगर मैं वेवलेंथ चेंज कर दूं तो ये जो पट्टी है फ्रिंज विड्थ, इसकी चौड़ाई पे क्या असर देखने को मिलता है? वैसे क्या असर देखने को मिलेगा बताना? देखो जैसे बताना, फ्रिंज विड्थ पे वेवलेंथ का कैसा असर देखने को मिलता है? कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी तो फ्रिंज विड्थ घटेगी। ठीक है, इधर देखो बच्चे, डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा। बीटा 1 कितना दे रखा है? 1 × 10⁻⁻6 ये दे रखा है ना फ्रिंज विड्थ। बीटा 2 निकालना है, लैम्डा 1 पहले वेवलेंथ कितनी थी? 6000 नैनोमीटर। अब वेवलेंथ कितनी है? 5000 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, ये सब कैंसिल, इसको ऊपर ले आओ, इसको इधर ले आओ। बीटा 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 5/6 × 10⁻⁻6 मीटर। अब जो नई फ्रिंज विड्थ होगी वो इतनी होगी। मेरा 5000 आ रहा है सर आंसर। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए कि पूरे सेटअप को अगर मैं पानी में डिप कर दूं तो क्या होगा, या किसी और मीडियम में डिप कर दूं तो क्या होगा, पूरे के पूरे सेटअप को। अब देखो बच्चे, पूरे सेटअप को अगर मैं किसी और मीडियम में डिप कर दूं तो होता क्या है? ध्यान से सुनो बच्चे। एक्चुअली क्या होता है, लाइट जो होती है बच्चे, अगर एयर या वैक्यूम में ट्रेवल करती है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जब लाइट किसी और मीडियम से ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और क्या हो जाती है? c/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था। ये जो n होता है, ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे होते हैं। समझे बच्चों? अब देखो बच्चे, मान लो कोई एक मीडियम है, उसके लिए एक्सप्रेशन हो गया। ऐसे मान लो 2 मीडियम होंगे, मान लो 2 मीडियम होते हैं, एक मीडियम के लिए एक्सप्रेशन हो जाता है c/n1 और दूसरे मीडियम के लिए ऐसे ही एक फॉर्मूला हो जाता है ये। अगर मान लो इनको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास? बताना। v1/v2 = n2/n1। कोई दिक्कत बच्चों? ऐसा फॉर्मूला भी 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हुए हो, ये NCERT में मौजूद है। अब देखो बच्चे, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट मुझे और बताना है आप लोगों को। देखो बच्चे, जब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि जब लाइट किसी और मीडियम में जाती है, जब लाइट किसी और मीडियम में जाती है एयर के अलावा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब देखो बच्चे, किसी भी वेव की जो स्पीड होती है, वेव वेलोसिटी जो होती है, वो दो चीज़ से मिलकर बनी होती है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में। कोई भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होती है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब एक्चुअल में क्या होता है, क्वेश्चन में आता है जब लाइट किसी मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड दो चीज़ की मल्टीप्लिकेशन से बनी होती है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब लाइट किसी मीडियम में जाती है तब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है बट वेवलेंथ चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? वेवलेंथ। तो जैसे मान लो अगर v1 की वैल्यू लिखनी है तो v1 को मैं लिख दूंगा λ1 × न्यू और इसको लिख दूंगा λ2 × न्यू, n2/n1। हम मान लो लाइट की बात कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, तो λ1/λ2 = n2/n1। अब ये क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ? ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब लाइट किसी और मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज होती ही होती है, साथ में उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। समझे या नहीं समझे? अब मैं ये चीज़ यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? मैं क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर पूरे सेटअप को अगर मैं किसी और मीडियम में डाल दूँ तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मान लो मैं पूछता हूँ। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो चेंज हो जाएगा जब अगर मैं पूरे सेटअप को अगर किसी और मीडियम में डाल दूँ? देखो, अगर मैं किसी पूरे सेटअप को किसी और मीडियम में डाल दूँ तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि अगर आपने सेटअप को डाला, मान लो हमारे पास सोर्स जो था वो 6000 नैनोमीटर की लाइट छोड़ रहा था, मान लो ये 6000 नैनोमीटर छोड़ रहा था, बट जब मैंने इसको पानी में डाल दिया तो ये अब जो इससे लाइट निकल रही होगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, तो मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज, तो वो 6000 नैनोमीटर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे होगे, बट थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि आप अपना दिमाग लगा के समझो, क्योंकि टीचर्स के पढ़ाने से कोई चीज़ समझी नहीं जाती है जब तक आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करके ना समझो। तब तक मेरे पढ़ाने से आप नहीं समझोगे, बट आप खुद एनालिसिस करोगे थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा। बट मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चे, और 10 मिनट देता हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। तो क्वेश्चन बच्चे हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि एक YDSC का सेटअप था, हमने एयर में जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो हमें फ्रिंज विड्थ मिली 2 मिलीमीटर की। एयर में जब एक्सपेरिमेंट सेटअप कंडक्ट किया तो फ्रिंज विड्थ मिली 2 मिलीमीटर की। अब हमने इसको वाटर में इमर्स कर दिया, पूरे सेटअप को किस में इमर्स कर दिया, वाटर में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 और एयर का कितना होता है, एयर का 1 ही होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। तो न्यू फ्रिंज विड्थ बताओ क्या होगी, न्यू फ्रिंज विड्थ। देखो अच्छे, पहले हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था एयर में तब 2 मिलीमीटर की फ्रिंज विड्थ थी, पूरे सेटअप को वाटर में डिप कर दिया, अब नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी ये बताना है आपको। इस क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, उसमें उसे हमने एयर में कंडक्ट किया तो हमें फ्रिंज विड्थ 2 मिलीमीटर की मिली। अब हम उस सेटअप को पानी में हमने डिप कर दिया, जब पानी में डिप कर दिया तो हमें फ्रिंज विड्थ कितनी मिलेगी। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, इतना टफ नहीं है जितना बच्चे इससे समझते हैं। इसमें भी 2 ही इक्वेशन बनाऊंगा मैं, 1 और 2। पहले फ्रिंज विड्थ जब एयर में थी, यहाँ 1, 2 की जगह में एयर और वाटर लिख दूंगा, ज़्यादा बेटर लगेगा। एयर, जब एयर में कंडक्ट किया तो फ्रिंज विड्थ कितनी थी, जब वाटर में कंडक्ट किया तो फ्रिंज विड्थ कितनी थी, लैम्डा एयर d/d लैम्डा वाटर d/d। भाई ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब रही बात ये कि बाकी कैसे करें। भाई कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, कुछ मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये रहा। अब क्या है, बीटा एयर, एयर में फ्रिंज विड्थ कितनी थी 2 मिलीमीटर, वाटर में कितनी फ्रिंज विड्थ होगी निकालना है। लैम्डा एयर बाय लैम्डा वाटर हम कैसे निकालें। अब ये फॉर्मूला होता है बच्चे, इधर देखो 1 की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, एयर, तो यहाँ पे भी 1 की जगह क्या हो जाएगा, एयर। 2 की जगह क्या लिख देता हूँ, वाटर, यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा, वाटर। तो यहाँ लैम्डा एयर बाय लैम्डा वाटर आ गया। लैम्डा एयर बाय लैम्डा वाटर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, n वाटर बाय n एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 4/3 और एयर का क्या होता है 1, मतलब लिख, ठीक है 4/3 आ गया। अब इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, सिंप्लीफाई कर दो, तो बीटा वाटर क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ 2 इंटू 2 mm। कितना आ जाएगा बच्चे बताओ, सर 1.5 into 10⁻⁻⁶ ये आ जाएगा, ये आ रहा है बच्चे, ठीक है। छोटे छोटे 1 मार्क्स से क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके अंदर। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फ्रिंज विड्थ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। मान लो मैं स्लिट और स्क्रीन के बीच के गैप को मैं बढ़ा दूं तो क्या फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल D चेंज होगा तो फ्रिंज विड्थ चेंज होगी। मान लो मैं कहूँ वेवलेंथ चेंज कर दूँ तो फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूँ वेवलेंथ इंक्रीज कर दूँ तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, समझो, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो ना। मान लो मैं कहता हूँ कि कैपिटल D को मैं बढ़ा दूँ तो क्या होगा, स्मॉल d को घटा दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, पूछूँ, आंसर दे सकते हो इसके, नहीं दे सकते फॉर्म। देखो जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जो इन्वर्सली होती है उसमें अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता। समझ रहे हो बच्चे, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो शायद अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप दे सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि भाई अगर कैपिटल D बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। एक और चीज़ आती है बच्चे जिसे कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, उसे कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब ये कौन सी चिड़िया होती है इसको देखना। देखो बच्चे, जैसे मान लो ये फ्रिंज की विड्थ है, ये देखो फ्रिंज की विड्थ ये हो गई, फ्रिंज की चौड़ाई। एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंगल की टर्म्स में होती है, क्या होती है,
एंगल, जैसे फ्रिंज विड्थ ये रही, फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, एंगल की टर्म में कितना एंगल बना रही है, इसे कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये कितना एंगल बन रहा है, ये क्या है, लीनियर फ्रिंज विड्थ। क्या है, लेंथ वाइज जो होती है उसे लीनियर कहते हैं, एंगल की टर्म में जो होती है उसे कहते हैं एंगुलर। समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलो इधर देखो। अब एक्चुअली क्या होता है, अच्छे ये ना गैप बहुत ज़्यादा होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये गैप क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में गैप में मतलब ये साइड्स बहुत बड़ी होती हैं और ये साइड बहुत छोटी होती है, ये बहुत छोटी होती है और ये साइड बहुत बड़ी होती है। मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल एक्चुअल में नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो कैपिटल डी है, ये तो आपको पता ही है ना, स्लिट स्क्रीन के बीच का गैप होता है। मान लो हमने टेन थीटा लगा दिया, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस बीटा बाय डी। बीटा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा डी बाय डी, लेमडा बाय डी। जब एंगल छोटा होता है तो टेन थीटा साइन थीटा थीटा से बराबर ही होते हैं, तो थीटा अप्रॉक्सीमेटली लेमडा बाय डी आ जाता है। अब इसका बताने का कोई मकसद नहीं है, बताने का ही मकसद है, कई बार एग्जामिनेशन में घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप मतलब इसको बढ़ा दें तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, बच्चों के दिमाग में क्या होता है पेपर में, क्योंकि उन्होंने एंगुलर फ्रिंज विड्थ का नाम ढंग से सुना नहीं होता कभी भी, तो वो कहते हैं कि सर ने बताया था कि अगर हम इनके बीच का जो सेपरेशन है कैपिटल डी बढ़ा दें तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो ये आंसर लिख के आ जाते हैं। जबकि उन्होंने फ्रिंज विड्थ नहीं पूछा होता, क्या पूछा होता है, एंगुलर। तो यहीं गलती हो जाती है और वो यहीं खेल जाते हैं। समझ गए बच्चों, इसके फॉर्मूले में कैपिटल डी नहीं आ रहा है तो कैपिटल डी का फ़र्क नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। समझे नहीं समझे? तो ये कहानी है। अब इसके अलावा एक और कहानी बतानी बच्चे, जब हमने YDSC स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि यंग सोर्स एक्सपेरिमेंट के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो सोर्स होना चाहिए वो कोहेरेंट होना चाहिए। फिर मैंने कहा था कि मोनोक्रोमेटिक भी होता है, बट मोनोक्रोमेटिक जरूरी हो या ना हो कोई मायने नहीं होती। दो टर्म्स बच्चे यहाँ पे हम पढ़ते हैं, कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक। कोहेरेंट तो मैंने आपको समझा दी। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, कोई एक सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल हो। ये जो वाइट लाइट है क्या ये मोनोक्रोमेटिक है? क्यों? वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर से बनी हुई है, इसमें 7 रंग हैं, तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। सन की लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है? नहीं। लेज़र लाइट जो होती है, जो लेज़र मारते हैं ना, उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, रेड है तो रेड ही है, उसमें ग्रीन ब्लू नहीं है, उसे क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक। तो अगर एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि मान लो हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स के अलावा वाइट कलर से एक्सपेरिमेंट कर लिया, कौन सी लाइट से, वाइट लाइट से, तो कैसा पैटर्न मिलेगा हमको, कैसा पैटर्न मिलेगा, तो हमको कलरफुल फ्रिंजेस पैटर्न मिलेगा। कैसा मिलेगा, कलरफुल। और सेंटर पे जो होगा, सेंटर जो होगी, सेंटर वाइट ही रहेगी, वाइट रहेगी। अभी इसकी ना इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप नहीं समझोगे जब तक आप ना फ़ोन में ये नहीं डालोगे YDSC यूजिंग वाइट लाइट। डालो बच्चे फ़ोन में और देखो एक बार। देखो बच्चे, हमारे पास एक YDSC का एक्सपेरिमेंट हमने किया है, उसके अंदर एक वेवलेंथ नहीं, कितनी वेवलेंथ यूज़ की है, 2 वेवलेंथ यूज़ की है। अगर किसी YDSC के एक्सपेरिमेंट में हम 2 वेवलेंथ यूज़ करते हैं तो हमको जो 2 वेवलेंथ होंगी उसकी वजह से अलग अलग पैटर्न दिखाई देगा। जैसे एक वेवलेंथ की वजह से ऐसा होगा, देखो बच्चे, अगर वेवलेंथ एक ही में 2 वेवलेंथ यूज़ कर रहे हो तो एक वेवलेंथ के लिए ऐसी स्ट्रिप्स बनेंगी, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, अलग होगी, और दूसरी की वजह से फ्रिंज विड्थ क्या होगी, अलग होगी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? 2 वेव यूज़ की, एक 600 नैनोमीटर की, एक 450 नैनोमीटर की। पूछा है कि कहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों की ब्राइट फ्रिंज कंसाइड करेगी, ऐसा पूछा हुआ है। एक बार क्वेश्चन को समझो फिर मैं आपको बताता हूँ। क्लास में बच्चे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उसमें बताया था कि हम YDSC में 2 वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं। एक वेवलेंथ की जगह कितनी वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, 2। कौन कौन सी वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक 600 नैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं और एक हम यूज़ कर रहे हैं 450 नैनोमीटर। तो हमने क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि कहाँ पर दोनों की ब्राइट फ्रिंज कंसाइड करेगी। मतलब क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 wavelengths 600 नैनोमीटर एंड 450 नैनोमीटर इज यूज्ड to obtain interference fringe in YDSC. Find the least distance from the central maximum where the bright fringe of 2 coincide.
ठीक है, इधर देखो बच्चे, तो हमें पूछना है कि दोनों की ब्राइट फ्रिंज कहाँ कंसाइड करेगी। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर दो अलग अलग वेवलेंथ यूज़ करते हो तो दोनों की ब्राइट फ्रिंज कहाँ कंसाइड करेगी। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप IDSC में दो अलग अलग वेवलेंथ यूज़ करते हो तो दोनों को अगर मैं सेपरेट ट्रीट करूँ, कैसे ट्रीट करूँ, सेपरेट, जैसे एक ये, वैसे तो ये एक ही पे पैटर्न बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा, मतलब क्योंकि दो वेवलेंथ आप एक ही सोर्स से यूज़ कर रहे हो तो एक ही जगह पैटर्न मिलेगा। बट मान लो आप एक YDSC से कर रहे हो, एक λ1, हरी बच्चे मैं बाद में नहीं समझाऊंगा कुछ भी, अगर आप λ1 वेवलेंथ से कर रहे हो तो ऐसा पैटर्न दिख रहा है, λ2 वेवलेंथ से कर रहे हो तो ऐसा पैटर्न दिख रहा है। क्यों डिफरेंट पैटर्न क्यों दिख रहा है? क्योंकि दोनों की फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, λd/d। आप दो अलग अलग वेवलेंथ से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे तो फ्रिंज की जो साइज़ होगी वो अलग अलग हो जाएगी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे बच्चे? फ्रिंज की विड्थ अलग अलग हो जाएगी। अच्छा बताना, इसमें अगर मैं कहूँ इसमें एक 600 नैनोमीटर वाला है और एक 450, तो कौन सा 600 वाला होगा, कौन सा 450 वाला होगा? सर पहले वाला 600 और दूसरे वाला 450। कैसे बोला आपने? क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा होगी। तो मान लो ये 600 नैनोमीटर से, हमने 600 नैनोमीटर से कंडक्ट किया तो हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ थी वो ज़्यादा आई, और 450 से किया तो कम आई। और मान लो हमारा ये सेंट्रल ब्राइट है, क्या है ये? सेंट्रल ब्राइट, CB मतलब सेंट्रल ब्राइट। देखो बच्चे मैंने साइज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी है, थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी। अब देखो बच्चे, ये इसका सेंट्रल ब्राइट है, ये इसका सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है। इसकी फर्स्ट डार्क है, ये इसकी फर्स्ट डार्क है, ये इसकी सेकंड डार्क है, इसकी सेकंड डार्क है। कहीं पे मान लो हमसे पूछा जाए कंसाइड कर रहा है, देखना कहीं पे दोनों एक साथ कंसाइड कर रहा है, जैसे इसका फर्स्ट है, ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकंड, इसका देखा जाए अच्छे, मान लो हम आपसे पूछें किसी कहीं ये कंसाइड कर रहा है, जैसे इसका ये फर्स्ट ब्राइट है और इसका ये क्या है, फर्स्ट और ये सेकंड ब्राइट है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली देखो बच्चे, मेरे फिगर शायद मे भी ढंग से थोड़ी ठीक ना ड्रॉ की हो, बट ये आप देख सकते हो, ये इसका फर्स्ट ब्राइट और ये क्या है इसका फर्स्ट और ये सेकंड ब्राइट एक साथ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, एक साथ आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। मेरी फिगर उतनी अच्छी क्लियर नहीं है, बट आप समझ रहे हो बच्चे, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड एक साथ आ रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं कंसाइड कर रहे हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली बच्चे, मेरी फिगर बहुत अच्छी नहीं है, बट क्या और कोई एक साथ आ रहे हैं बताना, कोई और ब्राइट एक साथ आते हुए दिख रहा है आपको? सेकंड ब्राइट के साथ आ रहे हैं, थर्ड ब्राइट और फोर्थ ब्राइट। इसका सेकंड ब्राइट इसके डार्क के साथ आ रहा है। कहीं दोनों का ब्राइट कंसाइड कर रहा है फिगर में या नहीं कर रहा है, मुझे बताओ। कहीं नहीं कर रहा। ये अप्रॉक्सीमेटली कर रहा है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, इधर देखो, जब अगर आप दो अलग अलग वेवलेंथ से YDSC का एक्सपेरिमेंट करते हो तो फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, दोनों के लिए क्या मिलेगी आपको, अलग अलग मिलेगी, ठीक है। जैसे इसकी फ्रिंज विड्थ अलग है, इसकी फ्रिंज विड्थ क्या है, अलग है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चे, फिगर है, इस पर ज़्यादा रिलाई मत करना, मैं बता रहा हूँ ऐसे बस रैंडमली ऐसे ड्रॉ किए, थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा डीप में मत जाना। बट आप ये देखना, जैसे मान लो हम इसको देशी भाषा में बोले, ये पट्टियाँ हैं, स्ट्रिप्स है देशी भाषा में अगर बोले तो, और क्योंकि इसकी स्ट्रिप साइज़ अलग है, इसकी स्ट्रिप साइज़ क्या है, अलग है, तो एक्चुअली क्या होगा कि जैसे मान लो इसकी फर्स्ट इसकी सेकंड के साथ क्या कर रही है, सेम लेवल पे आ रही है, तो इसे कहते हैं कंसाइड कर रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा हो सकता है कि किसी की एक की सेकंड ब्राइट दूसरे की थर्ड ब्राइट के साथ क्या करे, कंसाइड करे। समझे या नहीं समझे? कंसाइड का मतलब समझ में आया या नहीं आया? मैं सिर्फ यहाँ से इस फिगर से आपको कंसाइड का मतलब समझा रहा हूँ। क्या इसका मतलब कंसाइड। दूसरी बात ये, बच्चे कहते हैं सर आपने अलग अलग क्यों ड्रॉ किया है। देखो यार, अगर आप YDSC में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो और तो क्या होता है कि एक्चुअली क्या है कि वैसे तो क्वेश्चन में दिया है कि हमने दो वेवलेंथ एक ही सोर्स में एक ही जगह यूज़ की है। जैसे मान लो हमने क्या किया, दो टाइप की लेज़र यूज़ की, एक मान लो रेड कलर की और एक मान लो ब्लू कलर की। तो हमारा जो पैटर्न मिलेगा ये ओवरलैप्ड होगा, एक ही पे होगा। बट मैंने आपको कैसे ड्रॉ करके दिखाया, अलग अलग करके दिखाया, क्योंकि एक ही पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, मेरे पास दो कलर नहीं है, मेरे पास एक ही मार्कर है और मैं दिखाता थोड़ा आपको अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने क्या किया, बगल बगल में दिखा दिए। समझे या नहीं समझे बच्चे? तो जैसे मान लो अगर मैं एक वेवलेंथ से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूँ और दूसरी वेवलेंथ से करूँ, क्योंकि उनकी फ्रिंज विड्थ अलग होगी, बट कहीं ना कहीं वो कंसाइड करेगी। बट अगर एक की फर्स्ट होगी तो वो एक की सेकंड होगी, एक की थर्ड होगी तो एक की वो क्या होगी, फोर्थ होगी। सेम नहीं होंगी। सेम क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों वेवलेंथ सेम नहीं है।
जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल, इसकी फर्स्ट किसके इसके सेकंड के साथ क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। आई बात समझ में या नहीं? थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा बच्चे इस चीज़ के बारे में? तो एक्चुअली क्या होता है, बीच वाली तो है। अरे बच्चे बात उस चीज़ की नहीं है, बात इस चीज़ की है, बस किसी की एक किसी की दूसरी के साथ कंसाइड करेगी, इसमें कोई डाउट या नहीं? मुझे सिर्फ ये बताओ। हाँ, YDSC के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोनोक्रोमेटिक हो तो ज़्यादा बेटर है। मैंने आपको बताया था वाइट लाइट से भी YDSC देखने को मिलता है, कलरफुल पैटर्न बनता है। अगर वाइट लाइट से कलरफुल पैटर्न बन रहा है तो वाइट लाइट में भी तो YDSC हो रहा है। मेन कंडीशन होनी चाहिए, सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक से एक फ़ायदा हो जाता है कि पैटर्न स्टडी करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप दो अलग अलग वेवलेंथ यूज़ करोगे तो इस पर ओवरलैपिंग होगी, तो पैटर्न को स्टडी करने में क्या होगा, दिक्कत आएगी। एक वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ यूज़ करोगे तो पैटर्न को स्टडी करने में क्या आती है, दिक्कत आती है, समझे? ऐसा नहीं है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ना हो तो काम नहीं चलेगा, बट मोनोक्रोमेटिक लाइट हो तो ज़्यादा बेहतर है। कोहेरेंट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आमतौर पे कई टीचर आपको पढ़ाते हुए बोलेंगे कि फॉर YDSC 2 कंडीशंस मस्ट बी देयर, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। कोहेरेंट होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक अगर ना भी हो तो पैटर्न तो बन जाएगा, बट पैटर्न ऐसा बनेगा जिसमें मिक्सचर दिखेगा, कलरफुल दिखेगा, तो आपको पैटर्न को स्टडी करने में क्या होगा, दिक्कत होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैंने YDSC की स्टार्टिंग की तो मैंने कोहेरेंट ही बोला था, मैंने मोनोक्रोमेटिक कभी यूज़ नहीं किया अभी तक। मोनोक्रोमेटिक हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बट कंसाइड का समझ में आ गया? एक्चुअल में क्या होता है, एक की nth दूसरे की n+1 के साथ कंसाइड करती है। जैसे मान लो ऐसे मैंने नाम दे दिया। अब ऐसा क्यों, एक +1 ही क्यों होता है, +1 ही क्यों होता है, +2 क्यों नहीं होता है? एक्चुअली क्या होता है बच्चे, इसमें एक तरीके का, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसकी फर्स्ट किसके साथ कंसाइड करिए, सेकंड। अगर मैं आपको रीड्रॉ करके थोड़ा सा अलग अलग ड्रॉ करता तो आप देखते हो सकता है एक की सेकंड एक की थर्ड के साथ कंसाइड कर रही होती है, एक की थर्ड एक की फोर्थ के साथ कंसाइड कर रही होती है। अब एक ही प्लस क्यों, एक ही एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा का मेन रीज़न ये होता है, जैसे मान लो बच्चे ये सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, आप और एक बूढ़े अंकल दोनों एक गार्डन में एक साथ एंटर करते हो, ठीक है। आप फास्ट चल रहे हो, बूढ़े अंकल क्या चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, ठीक है। आप उन अंकल को कितने राउंड बाद ओवरटेक करोगे, मतलब, या फिर आप जब उनको ओवरटेक करोगे तो आपका कितना राउंड उनसे एक्स्ट्रा हो चुका होगा? आप आगे चल रहे हो, मान लो आप दोनों ने स्टार्ट किया ग्राउंड में वॉक करना, तो आप पहले ही आगे निकल गए, क्योंकि आप क्या चल रहे हो, फास्ट चल रहे हो, और आप हमेशा उनके आगे रहोगे, वो हमेशा आपसे पीछे रहेंगे। बट आप तभी उनसे मिल पाओगे जब आप उनके कंपैरिजन में एक राउंड एक्स्ट्रा ले चुके होगे। जैसे आप और उनके, आप जब आप दोनों टहल रहे हो, देखो आप मान लो आप दोनों टहल रहे हो, ऐसे 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 चल रहे हो, ठीक है, वो अंकल ऐसे चल रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हो, अंकल ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हो। फिर क्या हुआ, एक टाइम आया कि आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया कि आप उनके बगल में आए। आप बगल में तभी आ सकते हो जब आपका एक राउंड उनके कंपैरिजन में क्या हो जाए, एक्स्ट्रा। समझे या नहीं समझे? जैसे आप उनकी नहीं, स्टार्टिंग में, पहले स्टार्टिंग में देखो, समझ में आया नहीं है, मतलब जैसे ही आप उनके पीछे आ गए तो अंकल कहेंगे तुम तो मेरे बगल में आ गए, बट आप ये कहोगे ना, अंकल मैंने आपसे एक राउंड एक्स्ट्रा काट लिया। अब एक राउंड एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि अगर, मतलब एक राउंड एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि कुछ भी, जितना भी अंकल ने काटा उससे आपने एक एक्स्ट्रा लिए। समझे या नहीं समझे बच्चे? इसलिए क्या होता है, n और n+1। तो nth ब्राइट, एक की nth ब्राइट एक की n+1 ब्राइट के साथ मैच करती है। अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, n λ/d। तो एक की nth ब्राइट दूसरे की n+1 ब्राइट के साथ कंसाइड करेगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है वो तो n λ/d होता है, तो हमने n+1 क्यों लगाया? क्योंकि एक की nth और एक की n+1 एक साथ क्या करेंगी, कंसाइड करेंगी। समझे? जैसे एक यहाँ पे क्या कर रही है, एक की फर्स्ट दूसरे की सेकंड के साथ। देखो बच्चे सेटअप सेम है, इधर देखो सेटअप सेम है, तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, n λ1 = n+1 λ2। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, बच्चे कई बार पूछते हैं सर λ1 λ2 में से कुछ भी कोई भी ले सकते हैं या कुछ ज़रूरी है कि λ1 एक ही यही होगा, λ2 ये होगा? आप बता सकते हो क्या मैं λ1 λ2 में से कोई भी से भी ले सकता हूँ? कौन सी λ1 होगी, कौन सी λ2? शाबाश। देखो बच्चे, जैसे मान लो एज एन एग्जाम्पल, देखो जैसे मान लो ये, वैसे ही फिगर इसकी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि फिगर मेरी वही उतनी एक्यूरेट नहीं है। मान लो ये 600 नैनोमीटर के लिए हुई,
मान लो मैं बता रहा हूँ ये फिगर सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ फिर से, कल को ये मत कह देना यही फिगर होती, ये रैंडम फिगर है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेटेड बनाएगी। मान लो इससे मैंने ये किया और इससे मैंने ये बनाई, ठीक है। तो इसकी अगर वेवलेंथ बड़ी है फिर तो इसकी फ्रिंज विड्थ बड़ी आएगी, तो इसकी अगर एक बन रही है तो इसकी कितनी बनेंगी? 2। तो जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है उसकी फ्रिंजेस कम बनती है, जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है क्योंकि उसकी फ्रिंज विड्थ मोटी होती है, मोटी स्ट्रिप होती है, तो उसकी नंबर क्या होंगे? कम होंगे। तो यहाँ लैम्डा 1 क्या होगा? लैम्डा 1 क्या होगा? लार्ज वाली होगी। लैम्डा क्यों क्या हो गया? स्मॉल। अब जैसे इसके लिए यही क्वेश्चन है, इसके लिए मैं लगाता हूँ क्या होगा बताना। एन लैम्डा 1 कितना है? 600 नैनोमीटर, n + 1 450 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, 150 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। 4n = 3n + 3, n = 3। क्या मतलब है बच्चे बता सकते हो इसका? इसका क्या मतलब है? n = 3 का क्या मतलब है? सर तीसरी उसकी तीसरी ब्राइट होगी और इसकी चौथी ब्राइट होगी। शाबाश। ये फिगर इसके हिसाब से सही नहीं है, बट एक्चुअल में क्या है, जब आप ये फिगर आपकी आएगी ढंग से इसके लिए, इस केस के लिए, तो इसकी तीसरी ब्राइट इसकी चौथी ब्राइट के साथ इस वाले की तीसरी और इस वाले की चौथी आपस में क्या करेंगे? कंसाइड करेंगे। समझे या नहीं समझे बच्चे? बोलो। थर्ड, तो हम इसे क्या लिखेंगे? अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे हियर थर्ड ब्राइट ऑफ, बोलो, ऑफ 600 नैनोमीटर coincides with fourth bright of 450 नैनोमीटर। समझे या नहीं समझे बच्चे? बोलो समझे या नहीं समझे इस बात को? अब मान लो मैं कहा कि बताओ कहाँ कंसाइड करेगी, मैंने पूछा कहाँ कंसाइड करेगी, उसकी पोजीशन निकालनी है। कैसे निकालूंगा पोजीशन? सर फॉर्मूला लगा दो नहीं, या तो इसकी थर्ड की पोजीशन निकाल दूं या तो इसकी फोर्थ की। थर्ड ब्राइट या फोर्थ ब्राइट की पोजीशन निकाल सकते हैं ना बच्चे? जैसे देखो बच्चे, मैं क्या दोनों में से कोई से भी तरीके से कर सकता हूँ। देखो इसकी थर्ड इसकी फोर्थ के साथ कंसाइड कर रही है, तो यहाँ तो मैं इसकी थर्ड ब्राइट की पोजीशन निकाल दूंगा या इसकी फोर्थ की निकालूंगा, दोनों की पोजीशन क्या आएगी? सेम आएगी। तो इसकी अगर थर्ड ब्राइट की पोजीशन निकाल लेता हूँ तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? क्या ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा डी। यहाँ एन की वैल्यू क्या पुट करूँगा? तीसरी। इसकी वेवलेंथ पुट कर दूंगा, कैपिटल डी और स्मॉल डी पुट कर दूंगा, और इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा। समझे? चलो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करो एक बार। देखो आप 600 नैनोमीटर की थर्ड ब्राइट इसकी फोर्थ ब्राइट के साथ क्या कर रही है? कंसाइड कर रही है। कहाँ कर रही है? तो हमें इसकी पोजीशन निकालनी है। किसकी पोजीशन? यहाँ तो आप इसकी थर्ड फ्रिंज की पोजीशन निकालो, या तो इसकी फोर्थ। तो 600, देखो बताओ, पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट ऑफ 600 नैनोमीटर कहाँ बनेगी भाई? क्या फॉर्मूला लगाएं ब्राइट फ्रिंज के लिए? 3 लैम्डा डी बाय डी। थर्ड 3 लैम्डा कितना है? 600 नैनोमीटर, क्योंकि 600 नैनो क्या होता है? 10 की पावर -9। कैपिटल डी कितना है? स्लिट स्क्रीन के बीच का गैप कितना है? 1 मीटर। 2 स्लिट्स के बीच का गैप कितना है? 4 मिलीमीटर। शाबाश बच्चे, ये आ जाएगा और आंसर मीटर में लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जरूरी नहीं इसी तरीके से आंसर निकालते। अगर आप 600 नैनोमीटर की थर्ड ब्राइट निकालो या फिर 450 की फोर्थ ब्राइट निकालो, दोनों का आंसर क्या आएगा? क्योंकि वो कंसाइड कर रही है। क्या कर रही है? कंसाइड, मतलब दोनों की पोजीशन क्या है? सेम है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमें मिली 0.2 डिग्री की। अगर इसी सेटअप को हम वाटर में इमर्स कर देंगे तो वाटर में इमर्स करने के बाद अब नई एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी? नई एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी? देखो अच्छा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय स्मॉल डी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप सेटअप को दूसरे मीडियम में डिप कर देते हो तो वेवलेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है बच्चे वो ये हो जाता है। क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 = n2 बाय n1। तो तो अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा? इस रिलेशन से, जैसे मान लो हमारे पास पहले वेवलेंथ दे रखी थी 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, और अब हमको नहीं पता क्या वेवलेंथ है,
सर वेवलेंथ चेंज नहीं रहेगी? वेवलेंथ चेंज हो जाती है बच्चे, मैंने आपको पहले बताया था। अगर लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताना है, कितनी आ जाएगी अब 450 नैनोमीटर। जब पूरे सेटअप को आप दूसरे मीडियम में इमर्स कर दोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 450 नैनोमीटर हो जाएगी। तो अब अगर मान लो इनिशियल केस में θ1 = λ1/d था, सेकंड केस में एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, λ2/d हो जाएगा। λ1 λ2 क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप सेटअप को किसी और मीडियम में इमर्स करते हो तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज। मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, अगर लाइट को किसी और मीडियम से पास कराते हैं तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो d से d कट जाएगा। θ1 कितना है हमें, 0.2 डिग्री, θ2 निकालना है हमको। λ1 कितना है हमारा, λ1 कितना है 600 नैनोमीटर, λ2 कितना है हमारा 450 नैनोमीटर, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। θ2 क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ 0.2 डिग्री आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 0.15 डिग्री। तो बच्चे सर ये 1 के लिए आपने n2 n1, क्योंकि देखो बच्चे एयर था, पहले सेटअप एयर में था, पहले सेटअप एयर में था। एक्चुअल में क्या होता है, हम आपको जब स्टार्टिंग से पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने आपको एक चीज़ बताई थी, जो कि हमने आपको एक चीज़ छुपा रखी थी, ढंग से नहीं बताई थी। हमने आपको बताया था ये ऐसा पैटर्न बनता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनती है ऐसे। इतनी देर से जो बता रहे थे ये, वो इसलिए बता रहे थे ताकि आप न्यूमेरिकल्स वगैरह को थोड़ा कर सको, बट एक्चुअल में कहानी ये नहीं होती है। जो हम बता रहे थे थोड़ा गलत था। फिर एक्चुअल में होता क्या है, फिर एक्चुअल में क्या होता है, देखो अच्छा एक्चुअल में होता ऐसा ही है, ये नहीं होता है। इसमें देखो ध्यान से सुनना, देखो जो पैटर्न बनता है, इधर देखो बच्चे, इसमें जो बीच वाली होती है वो होती है डार्क फ्रिंज। सिर्फ ये एक लकीर होती है, क्या होती है, एक लकीर। ये जो फ्रिंजेस होती हैं ये पट्टी की फॉर्म में नहीं होती, स्ट्रिप्स, ये लकीर की फॉर्म में होती है। जो काली वाली है ये डार्क है, इसके बगल वाली जो बनेगी लाइन उससे लाइट होगी, थोड़ी सी क्या होगी, लाइट, बट होगी ये डार्क ही। बट इसके बगल वाली लाइन क्या होगी, और थोड़ी लाइट हो जाएगी, और थोड़ी लाइट हो जाएगी। लाइट होते 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 क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, और वाइट होते होते वो क्या हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। ये जो है जिसे हम कहते हैं डार्क फ्रिंज, ये एक पट्टी नहीं होती, ये क्या होती है, एक लाइन होती है। ऐसे ही जो ब्राइट फ्रिंज होती है, ये जो बीच में जाएगी, ये ब्राइट फ्रिंज, ये एक लाइन होती है। ब्राइट को ब्राइट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे ब्राइटेस्ट होती है, डार्क को डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे डार्केस्ट होती है। और इसके बीच की जो फ्रिंजेस होती हैं, जो लाइंस होती हैं, वो इंटरमीडिएट होती हैं, ग्रेडियंट की फॉर्म में होती है। कैसी होती है, ग्रेडियंट, मतलब ये ऐसी स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, ये डार्क होगी, उसके बगल वाली उससे कम डार्क होगी, उससे बगल वाली उससे कम डार्क होगी, और जब डार्क कम होते 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 वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और वाइट होते होते वो क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। समझ रहे बच्चे, नहीं समझे? तो हम आपको जो समझाते थे इतनी देर से कि ये पट्टियाँ होती हैं, काली पट्टी और सफ़ेद पट्टी, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, लाइन्स होती हैं। क्या होती है, लाइन। काली वाली एक लाइन पड़ी ब्लैक, जो बहुत डार्क है, उसके बगल वाली लाइन उससे कम डार्क है, उससे बगल वाली लाइन उससे कम डार्क है, तो डार्कनेस कम होती जाती है। तो एक्चुअल में डार्क फ्रिंज कौन सी होती है, जो एक लकीर होती है ना, एक्चुअल में वो होती है डार्क फ्रिंज। समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, इधर देखो, जैसे मान लो ये हमारी है सेंट्रल ब्राइट, ये हमारी सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट में पूरी पट्टी सेंट्रल ब्राइट नहीं होगी। कौन सी सेंट्रल ब्राइट होगी, इसके बीच में जो लाइन जा रही होगी वो क्या होगी, सेंट्रल ब्राइट होगी पट्टी, ठीक है। फिर मान लो मैं कहता हूँ फर्स्ट डार्क कहाँ बन रही है, फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट डार्क ये पट्टी नहीं होगी, फर्स्ट डार्क क्या होगी, ये जो लकीर जा रही है ना, ये लाइन। मैं आपसे इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा हूँ, ये है फर्स्ट डार्क। सेकंड डार्क कहाँ होगी, ये जो बीच में लाइन होगी ना, ये क्या होगी, सेकंड डार्क। तो ये जो ब्राइट और डार्क होती है, ये मोटी स्ट्रिप्स नहीं होती है, ये ग्रेडियंट की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, ग्रेडियंट, मतलब बिल्कुल काली लाइन, काली के बगल में थोड़ी सी कम काली, थोड़ी सी और कम काली, थोड़ी सी और कम काली। जैसे फेयर एंड लवली की एड में दिखाते हैं ना, लड़की ने फेयर एंड लवली लगाई, उसकी स्किन ब्लैक थोड़ी डार्क थी, डार्क से कम होते 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 एकदम से क्या होगी, ब्राइट हो गई, चमकती हुई होगी। तो ठीक यही सिनेरियो होता है बच्चे। समझे बच्चे यहाँ पे, ये नहीं समझे? तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। ये पट्टियाँ नहीं होती हैं, ये लाइंस होती हैं। समझ में आ गई? अच्छा, हम आपको फ्रिंज विड्थ समझाते थे, तो फ्रिंज विड्थ में आपको ऐसा कहता था, ये जो काली पट्टी है इसकी चौड़ाई को हम क्या कहते थे, फ्रिंज विड्थ। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ये जो डार्क, एक्चुअल में ये जो डार्क फ्रिंज है और ये जो डार्क फ्रिंज है,
ये इनके बीच की दूरी, ये वाली लाइन और इस लाइन के बीच की दूरी, ये कहलाती है फ्रिंज विड्थ। हम जिसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और टू कंसेक्यूटिव डार्क। स्टार्टिंग में आपको ये बोल रहे थे ना ये पट्टी की, बट एक्चुअल में क्या होती है, ये होती है, ये दूरी होती है, दो डार्क या दो ब्राइट। मैंने इसलिए पहले ये सब क्यों नहीं समझाया, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कुछ कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। अगर आपको ग्रेडियंट ड्रॉ करता तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाता। पहले मेरे पास ऐसा कुछ स्केच तो है नहीं कि मैं डार्क ड्रॉ करूँ, उसके बगल में थोड़ा लाइट ड्रॉ करूँ। क्या मेरे पास ऐसा कोई टूल है? नहीं। मैं कुछ इस तरीके से समझा सकता हूँ? नहीं। तो इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, वो यूज़ किया। बट फिर भी ये फिगर अभी भी गलत नहीं है। कारण, इसका कारण क्यों? देखो अच्छा, ये डार्क है, इधर देखो, इसके बगल वाली कम डार्क है, उसके बगल वाली और कम डार्क है, और कम डार्क है। फिर क्या होता है, ये जो पट्टी है पूरी डार्क की कैटेगरी में आई, क्योंकि ये काफ़ी डार्क है। उसके बाद डार्कनेस कम होते हैं, उनसे ब्राइटनेस हो जाती है, तो जो बाकी हैं वो सारी क्या है, ब्राइट है। तो ये अभी भी गलत नहीं है, ये फिगर अभी भी गलत नहीं है। ये पूरा रीजन जो आपको दिख रहा है थोड़ा आपको डार्क ही दिखाई देगा, और इसके ऊपर वाला रीजन आपको थोड़ा कैसा दिखाई देगा, ब्राइट, क्योंकि ये डार्क है, ठीक है। इसके बगल वाला थोड़ा कम डार्क होगा, पर फिर भी है कैसा, है तो डार्क ही ना। इसके बगल वाली लाइन और थोड़ी सी क्या होगी, कम डार्क होगी, बट है तो कैसी, डार्क। तो एक तरीके से फिगर गलत होते हुए भी गलत नहीं है। मतलब इसमें मैंने ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया या कुछ कर दिया हो। एक्चुअल में क्या है कि जब ये ब्राइट होते होते लाइट हो जाती है, तो लाइट के बाद वो कैसे दिखने लग जाती है, फिर वो वाइटिश दिखने लग जाती है। कैसे दिखने लग जाती है, वाइटिश, मतलब ब्राइट। वाइटिश मतलब ब्राइट, एक तरीके से। समझ में आया नहीं आया? अब क्या है, कहानी क्या घट रही है बच्चे, बस ये बताना है जल्दी से, और आपको फ्री करना है, क्योंकि सब बच्चे टाइम की तरफ देख रहे हैं। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, YDSC में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की हमने, और ठीक है, जैसे हम YDSC में, हमारा YDSC एक्सपेरिमेंट है, ये यंग जर्सिट एक्सपेरिमेंट है हमारा। देखो बच्चे, ये सेटअप है, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे। तो यहाँ क्या होता है, देखो बच्चे, यहाँ क्या होता है, जैसे मान लो इसमें यहाँ से वेव आती है और यहाँ से वेव आती है। हमने आपको बताया था जब ये सेंट्रल ब्राइट होती है, सेंट्रल ब्राइट में पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0, क्योंकि जितना इसकी दूरी क्या हुई, बराबर हुई। ये 10 वेव बनाते हुए आई, ये भी 10 वेव बनाते हुए आई, दोनों का पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो बनती क्या है, ब्राइट। अच्छा, ये वाली ब्राइट है जो फर्स्ट ब्राइट है, देखो अच्छे ध्यान से सुनो, ये फर्स्ट ब्राइट है। मान लो ये कौन सी ब्राइट है, ये वाली, ये कौन सी ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट। मान लो यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से दोनों से वेव जा रही है, लेट अस टेक, इसने भी कुछ पार्ट ट्रेवल किया, इसने भी कुछ पार्ट ट्रेवल किया है, दोनों का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। मान लो क्या है, लैम्डा। जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होता है, तो फ्रिंज कैसी बनती है, ब्राइट बनती है। और ब्राइट फ्रिंज में अगर इसकी इंटेंसिटी आई है और इसकी इंटेंसिटी आई है, तो जो सेंट्रल ब्राइट या जो ब्राइट फ्रिंज होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आपको बताई थी, कितनी हो जाती है, 4i। और जो सबसे डार्क होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0। बताई थी, नहीं बताई थी? समझ में आ रहा है बच्चे? हम ब्राइट उसको कहेंगे जो सबसे ब्राइट है, और जो डार्क उसको कहेंगे जो सबसे डार्क। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, हमने आपको एक तौर पे ये बता दिए थे, पट्टियाँ बनती हैं, एक ब्राइट पट्टी, बट एक्चुअली ये ब्राइट के बगल वाली भी ब्राइट है, बट उससे वो कम ब्राइट है, और जो डार्क के बगल वाली भी डार्क है, बट उससे कम डार्क है। ये जो इंटेंसिटी है, देखो बच्चे, ऐसे वेरी करती है। कैसे वेरी करती है, ऐसे। अब ये वाली क्या है, ये वाली क्या लाइन शो कर रही है, जो फ्रिंज ब्राइट होगी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब ब्राइट की फ्रिंज सबसे ज़्यादा होगी इंटेंसिटी, और जो डार्क होगी उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। बट ऐसा नहीं है कि डार्क और ब्राइट के बीच वाली फ्रिंजेस की कोई इंटेंसिटी नहीं होगी या कॉन्स्टेंट रहेगी। जैसे मान लो ये देखो, इधर देखो, ये डार्क है, ठीक है, डार्क फ्रिंज है। ये कैसी है फ्रिंज है, बीच वाली, इसकी बीच वाली क्या होगी, ब्राइट। तो ये जो डार्क है इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 0, और ये जो ब्राइट होगी इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 4i। इसमें वेव्स कैसे मिल रही हैं, सेम फेज में, इसमें कैसे मिल रही है, अपोजिट। बट इसके बीच में अगर कोई और एक लाइन हम ले लें, जैसे मान लो इसके बगल वाली लाइन, ये जो डार्क है इसके बगल वाली, इसकी इंटेंसिटी क्या 0 होगी या क्या 4i होगी, या उसके बीच की कुछ होगी, उसके बीच की कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि ये स्ट्रिप्स नहीं है, ये क्या है, ग्रेडियंट है। क्या है, क्योंकि मैं आपको जो स्ट्रिप की तरह बता रहा था, अगर स्ट्रिप की तरह ही होता, ध्यान से सुनना बच्चे, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था, उस हिसाब से ये पूरी 0 हो जाती और ये पूरी क्या हो जाती, 4i, जो कि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। वो तो मेरी मजबूरी थी कि उस तरीके से नहीं समझाता, तो मैं समझा ही नहीं पाता। बट एक्चुअल में क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी 0 है, इसकी 0 से थोड़ी ज़्यादा होगी, उसकी और ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी, ज़्यादा होते होते तो क्या हो जाएगी, 4i। क्योंकि मेरे पास ऐसा पेन नहीं है जिसमें ग्रेडियंट शो करूँ। ग्रेडियंट मतलब समझ में आ रहा है, शेड्स शो कर पाऊँ।
तो ऐसा पेन तो है नहीं। तो बीच में जैसे 0 से मान लो 0 हो गई, फिर आई हो गई, फिर 2i हो गई, फिर 3i हो गई, फिर यहाँ आ गई 4i हो गई, फिर इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी, घटते घटते फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऐसे नहीं कि कोई वैल्यू होती है, चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इधर देखो बच्चे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जहाँ पर दो वेव्स लैम्डा फेज पार्ट डिफरेंस में मिलती है। लैम्डा पार्ट डिफरेंस का मतलब क्या है, सीधे सीधे कैसे मिल रही है, कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है। क्या मिल रही है? कंस्ट्रक्टिव। वहाँ पे नेट इंटेंसिटी जिसको हम 4i बोलते हैं, उसको इसने क्या बोल दिया, मान लो k है। ठीक है, ये तो हमने निकाल रखा था ना पहले। ये कह रहा है किसी पॉइंट पर दो वेव कैसे मिल रही हैं, दो वेव कैसे मिल रही हैं, उनका पार्ट डिफरेंस कैसा है, कैसा है, लैम्डा बाई 3। आपको क्या लगता है, अगर किसी पॉइंट पे दो वेव लैम्डा बाई 3 पार्ट डिफरेंस में मिल रही है तो ये क्या कंस्ट्रक्टिव हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ, उसके बीच का हुआ, कुछ हुआ? कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, लैम्डा बाई 2, पता है ना आपको, लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2। तो क्या ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का केस है या कोई बीच का केस है? बीच का कोई केस है ना, ना जहाँ ना परफेक्टली कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ना कहीं ना वहाँ पे परफेक्टली डिस्ट्रक्शन है। तो क्या इंटेंसिटी वहाँ 4i होगी या 0 होगी या कहीं बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू होगी। अब बीच की वैल्यू है, ऐसे में इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 cos फाई रूट में। ये लगाते हैं ना बच्चे, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें पार्ट डिफरेंस ये दे रखा है, बट हम फाई कैसे निकालें, एंगल कैसे निकालें भैया, एंगल भी तो देखो अच्छे, एक पॉइंट इसमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रखा है। एक पॉइंट के बारे में बता रखा है जहाँ दो वेव मिल रही है, उनका पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी k यूनिट्स है। मतलब जहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है वो कंस्ट्रक्टिव का केस होता है। एक केस उन्होंने खुद 2 पॉइंट के बारे में मेंशन किया हुआ है। एक पॉइंट तो वही है जहाँ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, दूसरा पॉइंट जो है उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है जो ना कंस्ट्रक्टिव है ना डिस्ट्रक्टिव है। तो वहाँ इंटेंसिटी कैसे होगी, ऐसे। अब पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 3 है उस पॉइंट के बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, देखो एक कंप्लीट वेव का वेवलेंथ होती है लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा वेवलेंथ होती है और फेज कितना होता है उसका 2π। एक कंप्लीट वेव का लेंथ होती है लैम्डा और फेज डिफरेंस होता है 2π। एक का पूरी वेव, इसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है और फेज क्या होता है 2π, क्योंकि 2π के बाद आप उसके बाद फिर से वो क्या करती है, रिपीट करती है। अच्छा मान लो अगर मेरे को लैम्डा बाई 3 चाहिए, क्या चाहिए, लैम्डा बाई 3, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, अपॉन 3 कर दूँ, अगर 3 से डिवाइड कर दूँ। अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 का है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2π/3। तो हम यहाँ पर, मैं आपको समझाऊंगा, किसी बच्चे को डाउट भी हो रहा होगा तो मैं बताऊंगा अभी, बट अभी मैं आपको फ्री कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 3 का है तो फेज डिफरेंस 2π/3 का होगा। 2π/3 कितना होता है बच्चे बताओ, अगर इंटेंसिटी यहाँ बराबर है तो i प्लस 2ii क्या होता है बच्चे, 2π/3 क्या होता है कॉस में, 120 कितना होता है, -1/2 होगा ना। सर फेज डिफरेंस क्या होता है, ये हो जाएगा 2i प्लस 2i इंटू -1/2 2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, i। उस पॉइंट पे अगर सेंट्रल ब्राइट पे, सॉरी, अगर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी 4i है तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी i होगी। अगर इसको हम k बोल रहे हैं, अगर 4i की वैल्यू k के बराबर है तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/4। तो अगर जो ब्राइट फ्रिंज है वहाँ इंटेंसिटी k है तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी k/4 होगी। किसी को समझना है तो मुझे समझ लेना, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा एक बार।